हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम विपिन कुमार और आप लोग देख रहे हो वीआईपी एडवांस टैग। तो हम अपनी भोकाल सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसी में क्या है कि जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है, आज मैं उसका लेक्चर आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। क्लास 5 हमारी ये होने वाली है। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इरिगेशन और वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 1 नंबर आप लोग का पक्का हो जाएगा आज के लेक्चर से, क्योंकि मैं जो चैप्टर वाइज टेस्ट उठा रहा हूँ इसमें वही टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आप लोग के। ये हमारा क्रैश कोर्स होने वाला है 50 लेक्चर्स का। इसमें 10,000 प्लस एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सभी नए क्वेश्चंस हैं, जिससे आप लोग को अपनी नॉलेज चेक करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, सबके सब न्यू क्वेश्चंस हैं एकदम। तो चलिए शुरू करेंगे अपने लेक्चर को बिना किसी डिले के। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले हो जाता है। आप लोग को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया हुआ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। कुछ आप लोग को दिए हुए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कोर पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द क्रॉप पीरियड इज इक्वल टू द बेस पीरियड, और क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड आर एक्सप्रेस इन आवर। तो इनमें से आप लोग को करेक्ट स्टेटमेंट बताना, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो देखो, मैं आप लोग को एक चीज़ तो क्लियर कर देता हूँ। चाहे आप लोग के पास क्रॉप पीरियड हो या आपका बेस पीरियड हो, दोनों के दोनों मेंशन किए जाते हैं किसमें, डेज़ में। दोनों के दोनों डेज़ में मेंशन किए जाते हैं, यानी कि दोनों की यूनिट क्या होती है, डेज़ होती है। उसके बाद हम बात करें तो दो कॉन्सेप्ट हमारे माने जाते हैं, एक थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकली। अगर आप प्रैक्टिकली बात करोगे तो प्रैक्टिकली क्या होता है, हमारा जो क्रॉप पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है किससे, बेस पीरियड से। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली क्या मान करके चलते हैं हम कि क्रॉप पीरियड जो होता है वो हमारा इक्वल होता है बेस पीरियड के। लेकिन अभी उसमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आप थ्योरेटिकल बताइए कि प्रैक्टिकल बताइए, तो हम लोग मान करके चलेंगे प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आप याद रखोगे कि जो आपका क्रॉप पीरियड होता है वो आप लोग का ज़्यादा होता है, जो क्रॉप पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है किससे, बेस पीरियड से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्रॉप पीरियड क्या होता है और बेस पीरियड क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैं आप लोग को बता देता हूँ क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। देखिए, क्रॉप पीरियड आप लोग का वो होता है जब से आप लोगों ने जो फसल है आप लोग की वो बोई है, खेत में सोइंग करा है, और जब तक आप उसको हार्वेस्ट करने वाले हो, यानी कि जब तक आपने फसल बोई है और जब तक आप उसकी कटाई करने वाले हो, वो आप लोग का क्या हो जाता है, क्रॉप पीरियड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने टाइम भी फील्ड में हमारी क्रॉप रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है, तो देखो बेस पीरियड होता है आप लोग का जो आपने फसल बोई है उसको, फसल को बोने से पहले आप लोगों को पानी दिया होगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वाटरिंग, और जो आप लोगों ने लास्ट वाटरिंग दी है, यानी कि जब आपने उसको पहला पानी दिया था और जब आपने उसको लास्ट पानी दिया था, तब उसके बीच का जो टाइम होता है आप लोग का उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फर्स्ट पानी आप लोग का जो दिया जाता है, फर्स्ट वाटर जो आप लोग का क्रॉप को दिया जाता है, वो हमारा होता है कि जो हमने फसल बोई है, ठीक है, जो हमने फसल बोई है उस फसल को बोने से पहले जो वाटर दिया जाता है, जिसको हम पलेवो वाटर भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, पलेवो वाटर भी बोलते हैं। तो पलेवो वाटर से लेकर के जो लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि क्रॉप पीरियड क्या होता है और बेस पीरियड क्या होता है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जनरली हम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्रॉप पीरियड इज़ स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि क्रॉप पीरियड क्या होता है, बहुत स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है क्रॉप पीरियड किससे, बेस पीरियड से। साथ में अगर हम बात करें तो ये हमारा ऐसा कब होता है, प्रैक्टिकली हमारा कंसिडर करा जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली मैंने आप लोगों को बताया जो क्रॉप पीरियड होता है वो बेस पीरियड के इक्वल होता है। उसके बाद यहाँ पे देख ले, दे आर टेकन एज वन एंड द सेम थिंग आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेज, और दोनों के दोनों हमारे किस में एक्सप्रेस करे जाते हैं, डेज में। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था और अभी भी बता रहा हूँ कि दोनों, चाहे आप लोग का क्रॉप पीरियड हो या बेस पीरियड हो, दोनों के दोनों काउंट करे जाते हैं आप लोग के डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग को एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इस सीरीज़ को आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ये डू एंड डाई वाली सीरीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा है इन एरियाज द अनइवन लैंड सरफेस द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरीगेशन। यानी कि आपको बताना है कि कुछ मेथड्स हैं इरीगेशन के, इनमें से कौन सा मेथड आप लोग का सुटेबल होगा अनइवन लैंड के लिए। अनइवन लैंड के लिए, यानी कि जो आपकी लैंड है वो कैसी है,
अनइवन है, मतलब ऊंची नीची लैंड है, तो उस तरीके का जो अगर आपका सरफेस है तो किस मेथड का यूज करेंगे, फ्लडिंग मेथड का, बेसिन का, फूरो का, या स्प्रिंकलर का। तो देखो इसके लिए सबसे सुटेबल मेथड जो माना जाता है आप लोग का, वो होता है आप लोग का स्प्रिंकलर मेथड। होता क्या है कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो उन इरिगेशन मेथड्स में से ये हमारे पास 4 मेथड्स हमें बेसिकली दिए हुए हैं। तो इन चारों में से हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर अनइवन लैंड है तो आप किस मेथड का यूज करेंगे, तो स्प्रिंकल का यूज करेंगे। तो अब आप लोग के क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर और बताइए और कौन कौन से मेथड होते हैं और क्या होते हैं। तो चलो सभी को डिस्कस करते हैं वन बाई वन। देखो सही आंसर जो हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल। देखो एक मेथड होता है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन। कौन सा होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है ड्रिप इरिगेशन। दिस मेथड in this method irrigation the water is conveyed on the surface in 12 to 16 mm diameter tube feed from the large feeder pipes। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो आपका जिससे वाटर सप्लाई करा जाता है, जो क्रॉप है हमारी या जो प्लांट्स हैं उनको जो वाटर सप्लाई करा जाता है वो एक पाइप के थ्रू करा जाता है। और उस पाइप का जो डाया होता है वो कितना होता है, 12 to 16 mm का क्या होता है, डाया होता है। नेक्स्ट बात करें, द वाटर इज अलाउड टू ड्रिप और ट्रिंकल स्लोली थ्रू द नोजिल और ओरिफिस एट अ प्रैक्टिकली जीरो प्रेशर। यानी कि इसमें वाटर जो है अप्लाई करा जाता है वो जीरो प्रेशर से करा जाता है, एक नोजिल से या फिर एक ओरिफिस से। दस द सोइल इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप इज कॉन्स्टेंटली केप्ट वेट। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्लांट्स की जो रूट होती है, ठीक है, उसमें जो पानी है वो आप लोग का कंटिन्यूसली मतलब उसको गीला रखा जाता है, ठीक है, लगातार मतलब उसमें पानी अप्लाई करा जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन अलाउ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर बाई रिड्यूसिंग परकुलेशन। अब ये क्या होता है कि इसमें आप लोग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है वाटर का। ऐसा नहीं कि आपने खूब पानी प्रोवाइड करा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रोवाइड करा दिया, आप उतना ही पानी प्रोवाइड कराते हो जितना कि आपकी क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डायरेक्ट आप रूट जोन में वाटर अप्लाई कर रहे हो। तो इससे ये भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है आप लोग का कि इसमें जो डीप परकुलेशन होती है वो हमारी कम हो जाती है, पानी ज़्यादा परकुलेट नहीं हो पाता, लॉसेस भी हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें मिल जाती हैं। और यहाँ पे देख लीजिए मेन ड्रॉबैक क्या है। मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज़ इट्स हाई कॉस्ट। मेन दिक्कत क्या है इस मेथड में, मेथड तो अच्छा है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है, लेकिन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो एक इंजीनियर वही सही इंजीनियर होता है जो कॉस्ट को भी मेंटेन करके रखे और साथ में एफिशिएंसी को भी मेंटेन करके रखे। सभी चीज़ों को हमको मेंटेन करके चलना होता है। और ये मेथड आप लोग का सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लैंड प्रोफाइल। जितनी टाइप्स की लैंड प्रोफाइल है वो सभी के लिए सुटेबल माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फूरो इरिगेशन। तो फूरो इरिगेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दिस मेथड इज़ द बेस्ट सूटेड व्हेन द क्रॉप आर ग्रोइंग इन रो। अगर देखिए आपकी फसल जो है, जो आपने क्रॉप उगाई है खेत में, जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो रो में अप्लाई करी गई है क्रॉप, तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये मेथड। Most of the crops are grown and planted in the rows and thus this is the most commonly used method। तो जो आप लोग का जो रो में फसल उगाई जाती हैं उनके लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ करा जाने वाला मेथड है। दिस मेथड अनलाइक फ्लडिंग वेटिंग इज डन of only a part of the field, the spacing of furrow varies according to the nature of the crop। यानी कि ये क्या है कि जो आपकी क्रॉप है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उसके स्पेसिंग है फूरो की, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए इस तरीके से होता है, यानी कि ये पोर्शन आप लोग का कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये देखो, तो इसमें क्या होता है कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है अपर वाला, इसमें तो आप लोग का कोई भी प्लांट सजाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आलू की अगर कभी खेती देखी हो, जो पोटैटो होता है उसकी खेती अगर आपने देखी हो, तो वो एक ऊपर खेती करी जाती है ना, और बीच में क्या होता है उसके कुछ स्पेस होता है वाटर के सर्कुलेशन के लिए। तो इस तरीके की जो फसल होती है, या फिर जैसे कि आपने गन्ने की अगर फसल देखी हो, जो शुगर कैन होता है आप लोग का, शुगर कैन की अगर आप लोगों ने कभी खेती देखी हो तो वो फूरो इरिगेशन से ही होती है। उसमें क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ क्या कर देते हैं, हमारी फसल हो जाती है और बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं वाटर सर्कुलेशन के लिए, इस तरीके से। तो ये हमारी होती है फूरो इरिगेशन एक्चुअली में। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर था। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कहीं पर अगर लार्ज और अनड्यूलेटेड
अंडुलेशन है तो वहाँ पे आप लोग का सूटेबल माना जाता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, स्प्रे होता है, स्प्रे हमारा करा जाता है लैंड पर, जिसकी वजह से हमारी इफ़िशियंसी भी इसमें कुछ अच्छी मिल जाती है। ये क्या होता है, टोपोग्राफी के हिसाब से यूज करा जाने वाला मेथड है कि अगर मान लीजिए कहीं पर इंक्लाइन टोपोग्राफी है तो वहाँ पर आप लोग क्या है कि वहाँ पे फ्लडिंग तो नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पानी अगर आप भरेंगे भी, वाटर अगर आप इरिगेशन करेंगे भी, तो एक जगह जा कर के कलेक्ट हो जाता है। जो लोअर वाला पोर्शन होता है, जो अपर वाला होता है वो वाटर पहुँचता ही नहीं। तो उस तरीके की लोकेशन पर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, किस तरीके की क्रॉप के लिए जनरली इसको प्रीफर करा जाता है, तो मोस्टली जो आप लोग का यूज करा जाता है वो टी या फिर कॉफ़ी। जो टी और कॉफ़ी वाली जो गार्डन वाली जो हमारी टी कॉफ़ी के जो गार्डन्स होते हैं उसमें इसको जनरली यूज करा जाता है। किस तरीके से होता है तो देखिए, ये आप लोग का है स्प्रिंकल, यहाँ पे एक मेन पाइप लगा हुआ होता है, फिर ये आप लोग के स्प्रिंकल लगे हुए होते हैं जो वाटर को ऑल द डायरेक्शन क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अगर कभी आप लोगों ने देखा हो तो आपके कॉलेज टाइम में भी ये रहा होगा, कॉलेज में भी रहा होगा, क्योंकि कॉलेज में जो हमारे गार्डन्स वगैरह होते हैं तो उनको पानी देने के लिए भी इसका यूज करा जाता है, ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे और नोट करके रख लेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द चैनल इंडेक्स एंड आउटलेट इंडेक्स आर कंसिडर्ड एज 1.5 एंड 0.5 देन द आउटलेट कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो आप लोगों को क्या है, चैनल इंडेक्स गिवन है, चैनल इंडेक्स गिवन है 1.5, आउटलेट इंडेक्स आप लोग को गिवन है 0.5। तो आपको बताना है कि जो आउटलेट होगा वो किस तरीके का होगा। तो देखो जो आउटलेट होते हैं हमारे वो 3-4 तरीके के होते हैं। एक प्रोपोर्शनल आउटलेट होता है, एक हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट होता है, एक सब प्रोपोर्शनल आउटलेट होता है और एक हमारा मॉडुलर आउटलेट होता है। 4 तरीके के हमारे पास आउटलेट होते हैं। लेकिन इसको हम कैसे पता करेंगे कि किस तरीके का, तो इसको पता करने का तरीका हमारा सिंपल सा होता है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर रेशियो ले लेना है, किसका, 0.5/1.5 का, और इसको सोल्व करना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाई देता हूँ। देखिए प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसमें क्या करना होता है हमको कि प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए हमको आउटलेट इंडेक्स और जो चैनल की इंडेक्स है उसका रेशियो लेना होता है। तो जब आप दोनों का रेशियो लेते हो और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी इंडेक्स है आप लोग की, जो जिसको हम बोलेंगे, तो अगर इसकी वैल्यू आप लोग की 1 आ जाती है तो आप लोग का प्रोपोर्शनल आउटलेट हो जाता है, और इसकी वैल्यू अगर आप लोग की क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो हाइपर हो जाता है, हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट हो जाता है। और अगर एफ़ की वैल्यू, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है तो इसको हम बोल देते हैं सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। तो अभी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद देखेंगे कि 0.5 अपॉन कितना था, 1.5, तो पॉइंट से तो पॉइंट रिमूव हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.33 आएगा। तो 0.33 आप लोग देखिए 1 से कम है, 1 से कम है, तो 1 से कम है, तो 1 से कम होने के बाद कौन सा आउटलेट हो जाएगा आपका, सब प्रोपोर्शनल आउटलेट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का वो क्या हो जाएगा, हैंस द आउटलेट कॉल्ड सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। तो इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, सब प्रोपोर्शनल आउटलेट बोल देंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको आउटलेट का नेचर पूछे कि किस तरीके का आउटलेट होगा हमारा, तो आपको जो आउटलेट इंडेक्स है और जो चैनल इंडेक्स है दोनों का रेशियो ले लेना है, वहाँ से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लोग की क्या है, इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 होने के केस में आपका प्रोपोर्शनल आउटलेट हो जाएगा। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो हाइपर हो जाएगा, और अगर लेस देन 1 है तो सब प्रोपोर्शनल आउटलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अपना आंसर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डेल्टा, आपको डेल्टा बताना है। डेल्टा कितना होगा व्हेन इट्स ड्यूटी, आपको ड्यूटी गिवन है कितनी, 432 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। और बोल रहा है कि इफ़ द बेस ऑफ द क्रॉप, और जो बेस पीरियड है वो हमको गिवन है कितना भाई, 150 डेज़, ठीक है। 150 डेज़ हमको गिवन है। अगर आपको रिलेशन आता है, इसका फॉर्मूला याद है, तो आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, 8.64 बी इंटू अपॉन ड्यूटी, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 8.64 बी, बी की वैल्यू कितनी है 150, अपॉन यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे 432। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको डेल्टा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे डेल्टा जो हमको मिलेगा वो मीटर में मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने बेस पीरियड किस में पुट करा, डेज़ में, और जो ड्यूटी हमने पुट करी वो किस में पुट करी है हमने,
हेक्टेयर पर क्यूमेक में, किस में पुट करिए, हेक्टेयर पर क्यूमेक में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो हमको मिलने वाला है यहाँ से वो मीटर में मिलने वाला है, और आंसर जो हमको गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 आप लोग के पास मीटर में आंसर आ जाएगा, और जब आप मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो सही आंसर जो हो जाना चाहिए हमारा वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। याद रखेंगे इसमें बस यही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है कि जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 3, और हम मैच कर रहे होंगे कि 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, वहाँ पे प्रेशर होता है एग्ज़ाम का। तो इसलिए इसको याद रखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप इज़ कॉल्ड। मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोग को बताया था कि फसल बोने से पहले का जो पानी होता है, फसल बोने से जो पहले का पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पलेओ। क्या बोलते हैं, पलेओ बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और जो आप लोग का वाटर होता है, जो पहला वाटर दिया जाता है फसल को, जब फसल कुछ सेंटीमीटर ही हाई हो पाती है, तो वो आप लोग का कोर वाटर होता है, ठीक है। कौन सा बोलते हैं, उसको कोर वाटर बोलते हैं। और जितने टाइम तक पानी दिया जाता है उसको कोर पीरियड बोलते हैं। और जितनी डेप्थ तक पानी स्टोर करा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर डेप्थ बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। रूट जोन डेप्थ क्या होता है कि जितना पानी आप लोग का स्टोर हो पाया है रूट जोन में, वो आप लोग की क्या हो जाती है, रूट जोन डेप्थ हो जाती है। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोर वाटरिंग आप लोग का क्या होता है, जब फसल फ्यू सेंटीमीटर हाई हो पाती है तो उस समय दिया जाता है। और पलेओ जो होता है आप लोग का, वो सॉइल को इजी करने के लिए, ताकि आप उसको इजीली टिल्ट कर पाओ सॉइल को, या फिर जो आपका होता है नहीं, जिसको हिंदी में मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में खेत को जोतना बोलते हैं, कि उस खेत की जुताई करनी है। तो खेत की प्रॉपर जुताई के लिए क्या होता है कि पानी देना होता है पहले, तो वही आप लोग का होता है पलेवा। पलेवा जिसको बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो पलेवा इसको बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, द ग्रोस कमांड एरिया फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर इज 6000 हेक्टेयर, 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल एरिया। द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन फॉर खरीफ सीजन इज 25%। द एरिया टू बी इरीगेटेड इन खरीफ सीजन। देखो टोटल एरिया कितना है आप लोग के पास सर, 6000 इंटू, उसमें कल्चरेबल कितना है 80%। तो 80% उसका कल्चरेबल है, यानी कि इतने पे ही हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी क्रॉप उगा पा रहे हैं। उसमें से भी जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो कितनी अप्लाई कर पा रहे हो, 25%। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए ये आपके जीरो से जीरो सभी कैंसिल हो गए, और ये कितना हो गया 8 6 कितना हो गया 48 इंटू कितना आ गया 25। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बाकी देख लेते हैं इन्होंने कैसे सोल्व किया हुआ है। बिल्कुल देखिए इन्होंने भी ऐसे ही सोल्व किया हुआ है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास एरिया था, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1200 हेक्टेयर आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो भी हमारे पास टोटल एरिया होता है, तो टोटल एरिया जो होता है उसको हम बोल देते हैं ग्रोस कमांड एरिया। इस तरीके से जो भी मतलब ग्रोस एरिया, ठीक है, जो भी होता है ग्रोस कमांड एरिया, वो एरिया होता है कि एक इरीगेशन सिस्टम आपने तैयार करा, तो वो इरीगेशन सिस्टम कितने एरिया में इफ़िशियंटली अपना वाटर सप्लाई कर पा रहा है, तो वो ग्रोस कमांड एरिया हो जाता है। ग्रोस एरिया जो टोटल एरिया है, ठीक है, उसमें 80% पे आप कर पा रहे हो, इरीगेशन भी कितना हो पा रहा है, केवल 25% ही हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना जो हमारा एरिया होता है टोटल, जो हमसे कैलकुलेट करवाया एरिया ऑफ इरीगेटेड, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें बोल रहा है कि 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड टू अ 30 हेक्टेयर फील्ड फॉर 5 आवर। यानी कि देखो आप जो डिस्चार्ज दे रहे हो वो कितना दे रहे हो सर, 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज दे रहे हो। जो एरिया है आप लोग का वो कितना है, 30 हेक्टेयर है, ठीक है। और कितने टाइम तक दे रहे हो आप लोग, 5 आवर तक वाटर सप्लाई कर पा रहे हो। जो आप लोग की स्टोर हो पाई है, जो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर हो पाया है, एक सेकेंड,
देखिए जो आपकी डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर हो पाई है वो कितनी हो पाई है, 0.4 मीटर हो पाई है। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि ये आप लोग का आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, लगभग इतना ये आ जाएगा। उसके बाद हमसे कह रहा है कि वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी हमको बतानी है। तो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी हमको बतानी, तो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या होती है कि जितना हमने सप्लाई करा और जितना हमारा फील्ड में क्या हो पाया, स्टोर हो पाया, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इफिशियंसी आ जाती है। तो इफिशियंट अब देखो ये वेट होता है। अब अगर आपको पता हो तो यूनिट वेट जो होता है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे वेट को तो वो कितना आ जाएगा, यूनिट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट अब अगर देखोगे तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का भी रेशियो ले सकते हो कि कितना वॉल्यूम आपने स्टोर करा, सप्लाई करा, और कितना उसमें फील्ड तक आप लोग का पहुँच पाया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इफ़िशियंसी हमारी होती कितनी है इरीगेशन में। तो डिफरेंट टाइप्स की एफिशिएंसीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सॉल्यूशन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी अभी हम इसको सोल्व कराएंगे। तो वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी की आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो जितना वाटर आप लोगों ने क्या करा, डिलीवर करा, सॉरी उल्टा हो गया, WS/WF होगा। जितना वाटर आप लोगों ने क्या करा, फील्ड में डिलीवर करा, और जितना उसमें क्या हो पाया, स्टोर हो पाया, ठीक है। तो वो आप लोग का क्या हो जाता है, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी हो जाता है। कन्वे इफिशियंसी की बात करें तो कन्वे इफिशियंसी आप लोग का हो जाता है कि जितना वाटर रिजर्वायर से आप लोग का आया था और जितना फील्ड में पहुंचा, ठीक है, जितना रिजर्वायर से आपने निकाला था और जितना फील्ड में पहुंचा, वो आप लोग का क्या हो जाता है, कन्वे इफिशियंसी हो जाती है। वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब जितना पानी फील्ड में था और उसके बाद जितना आप लोग का फसल यूज कर पाई, जो क्रॉप थी आपकी यूज कर पाई, जो कंजम्पटिव यूज है वो आप लोग का देखना होता है, ठीक है। तो वो आप लोग की हो जाती है यूज एफिशिएंसी। और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी आप लोग की हो जाती है कि जो भी आप लोगों ने वाटर ज़रूरत थी फसल को, जितना आपने स्टोर करा, और उसमें से जो एक्चुअल स्टोर है, जो एक्चुअल देखिए आपने जो सप्लाई करा, यानी कि टोटल जो आपने वाटर दिया, ठीक है, जितना फील्ड में स्टोर हो पाया, उसमें से कितना वाटर रूट जोन में स्टोर हो पाया क्रॉप की, वो आप लोग का हो जाता है वाटर स्टोरेज इफ़िशियंसी। तो अब हमसे पूछा था एप्लीकेशन इफ़िशियंसी। तो देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो हमारा है एरिया वो कितना है, 30 हेक्टेयर है। तो और 30 हेक्टेयर में जो डेप्थ है वो कितनी है, 0.4 मीटर है। तो एक तो हेक्टेयर में और एक मीटर में यूनिट, तो इसको हम हेक्टेयर वाली को मीटर में कर लेते हैं, 10⁴ से मल्टीप्लाई करा के इंटू आएगा 0.4। तो यहाँ से आप लोग का वॉल्यूम मिल जाएगा जो आपने रूट जोन में स्टोर करा, तो वो आपका आ जाएगा 12 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। इसी तरीके से आपने सप्लाई किया, सप्लाई आप कर रहे थे 12 मीटर की क्यूब पर सेकेंड। कितने घंटे के लिए कर रहे थे, 5 घंटे के लिए कर रहे थे। अब यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे घंटे हैं, तो इसको भी हम किस में बना लेते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई करके इसको भी किस में कर लेते हैं हम, सेकंड में। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद ये आप लोग का वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। इफ़िशियंसी यानी कि जितनी हमने स्टोर करा और जितना उसमें क्या बोलते हैं, पहला कौन सा था, जितना रूट जोन में पहुंचा और जितना हमने क्या करा था, सप्लाई करा था। तो दोनों की जब आप वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने के बाद आप लोग का कितना आ जाएगा, 55.55% आप लोग की इफ़िशियंसी आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें बोल रहा है द इरिगेशन मेथड वेयर ओनली 1/5 to 1/2 ऑफ द लैंड सरफेस इज़ वेटेड बाई वाटर रिजल्टिंग, यानी कि जब आप पानी सप्लाई करते हो तो उसमें से केवल 1/5 to 1/2 तक ही जो लैंड है वो गीली हो पाती है, वेट हो पाती है वाटर की वजह से, और उसमें जो इरिगेशन और एवोपरेशन है वो भी आप लोग का लेस हो पाता है। तो वो कौन सा इरिगेशन का टाइप होता है ये आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग का फूरो इरीगेशन हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या होता है 1/5 to 1/2 तक क्या होती है आप लोग की जो लैंड है वो वेट हो पाती है ड्यू टू वाटर की वजह से, ठीक है। स्प्रिंकल में टोटल हो जाती है, बेसिन में भी हो जाती है, बॉर्डर में भी आप लोग की हो जाती है, लेकिन फूरो इरीगेशन में क्या होता है केवल 1/5 to 1/2 तक ही आप लोग की वेट हो पाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ कितने तरीके की होती हैं, फूरो इरीगेशन, बॉर्डर इरीगेशन, बेसिन इरीगेशन, चेक फ्लडिंग हमारा होता है, और आप लोग का कौन सा होता है, फ्री या वाइल्ड फ्लडिंग होता है, ट्रिंकल और ड्रिप इरीगेशन होता है, स्प्रिंकल इरीगेशन होता है। ये हमारे टाइप्स ऑफ इरीगेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सोइल इज़ 25%। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहती हैं। और साथ में हमारे इस चैनल पर गुप्ता एंड गुप्ता बुक का
और RS खुरमी का और जो SSCG की प्रीवियस ईयर की बुक है उसका भी सॉल्यूशन मिला हुआ है। और जल्दी ही मैं आप लोग को क्या करने वाला हूँ, जो इरिगेशन के 2004 से लेकर के 2019 तक के सभी क्वेश्चन है उनका एक ही वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के। उस वीडियो को देख के आपको पूरा इरिगेशन सब्जेक्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल में उसको लेकर के आऊँगा। सच में आप लोग को बहुत मज़ा आ जाएगा उसको पढ़ने में। तो अभी इसका आप देख लीजिए, the filled capacity of a soil is 25%, its permanent melting point is 15%, and specific dry unit weight is 1.5 gram per centimeter cube. The if the depth of root zone of the crop is 80 सेंटीमीटर, तो स्टोरेज कैपेसिटी आपको निकालनी। तो देखो यार, स्टोरेज कैपेसिटी आपको निकालनी, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो। देखो एसएससी में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखो, स्टोरेज कैपेसिटी अगर हमको निकालनी होती तो ये फार्मूला हमारे पास होता है स्टोरेज कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का। तो इसमें होता क्या है, ड्राई यूनिट वेट होता है, डी डेप्थ होती है, FC फील्ड कैपेसिटी होती है, ये परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट होता है आप लोग का, और ये जो होता है आप लोग का यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। तो सभी यूनिट किस में दी हुई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई। तो गामा डी की वैल्यू रख दी 1.5, गामा डी की 1.5, डी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर थी वो रख दी। फील्ड कैपेसिटी परसेंटेज में था कितना, 25%, तो 25% को हमने कर लिया 0.25। परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट कितना था, 15%, तो वो भी कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। अब देखो गामा डब्लू की वैल्यू, देखो गामा डब्लू की वैल्यू होती है हमारे पास 10 न्यूटन पर mm, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन जब आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखोगे तो कितना आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप लोग का आंसर इसका वो आएगा गामा डब्लू की वैल्यू। तो सब वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो डेप्थ मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 12 सेंटीमीटर की डेप्थ मिल जाएगी। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, तो इसलिए फार्मूला आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या करता है वो परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट को 0 कर देता है, तो इतने से ही पूछ लेता है केवल। कई बार इसको 0 कर देगा, फील्ड कैपेसिटी तो 0 होगी नहीं, तो इससे भी फार्मूला पूछ लेता है। तो ये कई बार ये नहीं होगा तो इसी से वैल्यू पूछ ली जाएगी, परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट और इससे, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार डिफरेंट क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछता है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर PDF अवेलेबल करा दूंगा, यहाँ से ही क्वेश्चन आप लोग को सभी मिल जाएंगे कि किस तरीके से हम स्टोरेज कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को फिर से इंक्लूड कर दूंगा, आप बता देना, मैं नेक्स्ट में सोल्व करा दूंगा। बाकी चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप चाहिए जाकर के वीडियोस को देखिए। और जो जनरल अवेयरनेस अगर आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक चैनल है स्पेस एक्स स्टडी, उस पर जल्दी से यार 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। कुछ ही लोग कम हैं, जैसे ही 1000 हो जाएंगे तो रेगुलर क्लास उस पर हो जाएगी। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर वहाँ पर आप लोग को रेगुलर क्लास मिलेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी आप लोग को वहाँ पर करा दिए जाएंगे, तो जाइए और जाकर के सपोर्ट कीजिए। कुछ ही लोग कम हैं, जैसे ही हो जाएंगे तुरंत आप लोग का करा दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।